और देखिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंटर और मैट्रिक रिजल्ट पर। बड़ी खबर आपको बता दें, मार्च में आ सकता है इंटर का रिजल्ट, अप्रैल में आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। शिक्षक क्षमता 3 परीक्षा की भी घोषणा कर दी गई है। 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन, मई महीने में सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि मार्च में उनके रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। और इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है उन अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सक्षमता 3 की परीक्षा भी ली जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर ने बड़ी घोषणा कर दी है और सबसे पहली घोषणा है कि अब बिहार में सक्षमता 3 की परीक्षा की जाएगी, यानी सक्षमता 1 और 2 में सफलता मिलने के बाद अब 3 की परीक्षा ली जाएगी। और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मई महीने में जो परीक्षा है वो हो सकती है, हालांकि फॉर्म भरने की तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इंटर परीक्षा जो खत्म हुई है उसका परिणाम अब मार्च के अंतिम सप्ताह में आ सकता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जबकि मैट्रिक परीक्षा भी चल रही है और मैट्रिक का परिणाम भी अप्रैल के पहले सप्ताह में आ सकता है। तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने यह घोषणा कर दी है और जिसको लेकर एक टाइम फ्रेम तय किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी समय रिजल्ट जारी करने की चुनौती है। और बता दें, इसके साथ साथ जो बिहार बोर्ड के द्वारा निःशुल्क कोचिंग चलाए जाते हैं, जिसमें IIT जी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने परचम लहराया है। तो निःशुल्क कोचिंग में बिहारी बच्चे, गरीब बच्चे, जिनको लेकर सरकार ने तैयारी की थी, 2023 में की शुरुआत हुई थी और 61 ऐसे बच्चे हैं जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाए हैं और उनकी सूची भी बिहार बोर्ड ने जारी की है। तो कुल मिलाकर सक्षमता 3 की परीक्षा होगी। इसके साथ साथ मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट है वो भी अब ज्यादा वक्त नहीं है, उसको लेकर भी तारीख का लगभग ऐलान जल्द किया जाएगा। जी वाकई रजनीश, अगर देखें तो पिछले कई दफा से लगातार बिहार बोर्ड की तरफ से यह रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है कि सबसे पहले परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाती है। क्या इस बाबत भी कोई नई तैयारी इस बार भी ऐसी रखी गई है? देखिए, अपना रिकॉर्ड ही बिहार बोर्ड खुद तोड़ता। देश का पहला बोर्ड है बिहार बोर्ड, जो देश में सबसे पहले परीक्षा लेने के साथ साथ मूल्यांकन करने और जो रिजल्ट है उसमें उसे जारी करने में हर बार टॉप करता है। और इस बार भी एक टारगेट रखा गया है कि जो खासकर मैट्रिक हो या इंटर की परीक्षा है वो समय पर हो जाए और इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और सभी जगह से मूल्यांकन का काम भी लगभग तेजी से चल रहा है। तो बता दें, बिहार बोर्ड का जो इतिहास रहा है 2016 से पहले और 16 के बाद, तो काफी कुछ बदला है। अब जो परीक्षा ली जा रही है उसमें भी अब कदाचार के आरोप में जो भी परीक्षार्थी होते हैं उन्हें निष्कासित किया जाता है। इसके साथ साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई होती है। लेकिन जो इतिहास रहा, हमने कहा कि रिजल्ट को लेकर सवाल उठता था, टॉपर्स घोटाला इसी बिहार में हुआ था, लेकिन अब वो पिछले 1 दशक पहले की बात हो गई और वर्तमान और इतिहास दोनों में काफी फर्क है और निश्चित रूप से बिहार के लिए गौरव की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। बता दें कि इस वक्त सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा लगातार दे रहे हैं विषयवार तरीके से और इसी बीच रिजल्ट को लेकर घोषणा कर दी गई है। अब देखिए, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। उन्होंने रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता को सीएम पद की शपथ दिलाई है और इसी के साथ दिल्ली की नई सरकार का गठन हो गया। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई और मंत्री मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के दिल्ली के नए सीएम बनते ही उनकी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने रेखा गुप्ता को उस जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। वहीं देखिए, रेखा गुप्ता के घर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा के तहत 2 PSO राउंड द क्लॉक और 1 स्कॉट गाड़ी भी मिली है, जिसमें सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। रेखा गुप्ता के घर पर फ्रंट पर 4 पुलिसकर्मी, बैक साइड पर 4 पुलिसकर्मी और 2 कमांडो मौजूद रहेंगे। रेखा गुप्ता के साथ नई दिल्ली सीट से बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। प्रवेश वर्मा ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया था और अब वो सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बीजेपी विधायक आशीष सूद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मंत्री पद की शपथ दिलाई।
इस दौरान आशीष सूद ने वादा किया कि वो दिल्ली और दिल्ली वालों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके बाद बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली है। बीजेपी विधायक रविंद्र इंद्रराज ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। सीएम रेखा गुप्ता की कैबिनेट में रविंद्र इंद्रराज बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। रविंद्र इंद्रराज बीजेपी का दलित चेहरा है। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने भी बीजेपी की नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है और अब रेखा गुप्ता कैबिनेट में मंत्री कपिल मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। विकासपुरी से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। पंकज सिंह बीजेपी का पूर्वांचली चेहरा है और बिहार के बक्सर से आते हैं। पंकज सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए डॉक्टर पंकज सिंह का दिल्ली में मंत्री बनना अहम माना जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी खबर की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है। ये मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है और इस मुकाबले में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं नजमुल हुसैन शांतो के कंधों पर बांग्लादेशी टीम की कमान रहेगी। और देखिए, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर सबकी निगाहें हैं। वैसे इस बात की ज्यादा संभावना है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 4 स्पेशलिस्ट बैटर, 1 विकेट कीपर बल्लेबाज और 1 बैटिंग ऑलराउंडर, वहीं 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 विशेषज्ञ तेज गेंदबाज और 1 विशेषज्ञ स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती है। ये कॉम्बिनेशन देखिए दुबई की पिच पर सटीक बैठता है। इसके बाद अगर बात करें तो यूपी विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये बजट 9% ज्यादा है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने यह कहा है कि महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाया है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश से प्रदेश की छवि सुधर गई है। उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर है। देखिए, राज्य में सख्त भू कानून को धामी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पहाड़ के 11 जिलों में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी कि अब बाहरी लोगों का पूरा परिवार जीवन में सिर्फ एक बार 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद पाएगा। उत्तराखंड में लगातार उठती मांग के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी। संशोधित ड्राफ्ट को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके बाद राज्य के बाहरी लोग देवभूमि, खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। बीते दिनों की अगर हम बात कर लें तो इस राज्य में खेती किसानी की जमीनें तेजी से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल के लिए आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह के कानून की मांग लाने की बात कही जाने लगी, उठने लगी। पहाड़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, यमुनोत्री में जमकर बर्फ गिरी है। ताजा तस्वीरें हर्षिल और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से सामने आई है, जहां बर्फबारी हुई। तो मौसम के बदलते रुख से ठंड पूरे जनपद में महसूस की जा रही है। पर्यटक स्थल चक्राता की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम ने अचानक करवट बदली है और निचले इलाकों में रिमझिम बारिश तो पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता के लोखंडी, बुधेर, कांसार, मोइला, टॉप समेत कई सभी ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पहाड़ की ये सभी चोटियां बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। चक्राता की ऊंची चोटियों पर जहां इस बर्फबारी से बागवानी करने वाले किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं होटल व्यवसायियों के चेहरे भी उनके खिले हुए हैं, क्योंकि जब तक बर्फबारी से पहाड़ की ये चोटियां सफेद रहेगी तब तक देश भर के पर्यटक जो हैं वो ज्यादा संख्या में चक्राता बर्फबारी को देखने के लिए यहां पर आते रहेंगे। खबर गिरिडीह से, जहां 10वीं के वायरल पेपर को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। 2 दिन पहले जो पेपर लीक हुआ, आज के पेपर में सारे वही सवाल आए। वायरल पेपर और परीक्षा वाले पेपर के एक जैसे होने से अभिभावक बेहद नाराज हैं। और देखिए, रांची से खबर, यहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। 4 घंटे के बाद दुकान पूरी तरीके से 4 घंटे बाद तक भी ये दुकान जो है वो जलती रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग लगने की वजह से
आग लगने के कारण फिलहाल नहीं पता चल पाए हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। यह घटना जो है अपर बाजार महावीर चौक के पास की बताई जा रही है। बिहार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने दलित समागम रथ को हरी झंडी दिखाई है। इस रथ यात्रा के बहाने विधानसभा चुनाव में हम शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी और गठबंधन को मजबूत करने का रास्ता तैयार होगा। रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने की बेचैनी है, लेकिन बेचैन होने से वे सीएम नहीं बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव भी ज्यादा बेचैन है। बेचैनी है कि हम सीएम बन जाए, लेकिन कोई बेचैन होने से, सोचने से कोई सीएम नहीं बनता है। उनको मेहनत करना होगा, उनको जनता के बीच में रहना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता का विश्वास एनडीए के साथ है, इसलिए तेजस्वी यादव जी अभी सोचे, बोलते रहें, बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 10-15 साल तक उनका कोई स्थान बिहार में नहीं है। सीतामढ़ी मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने कहा कि ये चरवाहा विद्यालय के लोग क्या बात करेंगे। अशोक चौधरी तेजस्वी के उस बयान पर जवाब दे रहे थे जिसमें तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पकड़ौआ सीएम कहा था। लोग चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट के लोग थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाया था, जिनके समय में स्कॉर्पियो से 4-4 राइफल निकला रहता था। कोई डॉक्टर और इंजीनियर अपने आप को महफूज नहीं करता था। पूरी जो हमारी कार इंडस्ट्रीज थी वो ठप हो गई थी। कोई जल्दी, जिनके पास पैसा भी था वो गाड़ी नहीं खरीदते थे कि पता नहीं कब से कौन फोन कर देगा, कम क्या कर देगा। तो वैसे लोगों के बात पर कितना भरोसा किया जाएगा? किसको पकड़ुआ बोलता है? बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद कृष्णा अल्लावरू पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि उन्हें बिहार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी गई वो उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती के सवाल पर कहा कि वे पहले पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बिहार में आके बहुत अच्छा लग रहा है और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता के साथ मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, आपको जिम्मेवारी मिली है, बिहार कांग्रेस का पुराना जगह है। सबके साथ मिलके आज कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने का जिम्मेदारी मिली है, तो मजबूती से काम करेंगे। शुक्रिया। दानापुर से खबर है, जहां पर देखिए जहानाबाद से गायब युवक का शव बरामद किया गया है। नौबतपुर में गायब युवक का शव मिला है। महाकुंभ से लौटते समय युवक गायब हो गया था, जिसका बक्सर के चौसा में मोबाइल मिला था और मृतक दिलीप जहानाबाद में टोला सेवक था। फिलहाल एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बाला पर मुसहरी के सामने एक गेहूं के खेत में एक शव पड़ा हुआ है, जिसका जांच जाकर किया तो शव के पैकेट से एक पर्ची बरामद हुआ, जिसे शव की पहचान दिलीप कुमार ग्राम ओकड़ी जहानाबाद के रूप में की गई है। इस संबंध में एफएसएल टीम को सूचित किया गया है तथा ओकड़ी थाना प्रभारी को भी सूचित किया गया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी के दियारा इलाके में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। मद्यनिषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि राजवाही दियारा में छापेमारी की गई, जहां 212 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने पटना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। समीर सिंह के घर पर पिछले 11 जनवरी को चोरी की एक बड़ी घटना हुई और देखिए चोरों ने 2.5 किलो चांदी के साथ में लाखों कैश उड़ा ले गए। एमएलसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पटना एसएसपी को फोन किया, लेकिन उन्हें फोन तक नहीं उठाया। उन्होंने डायल 112 को भी सूचना दी, लेकिन टीम ने कोई रिस्पांस नहीं किया और टीम वहां पर नहीं पहुंची। और आप देख लीजिए कि किस तरह से विधायक के यहाँ खुलेआम चोरी हो रही है और पूर्वी पुलिस आज तक कोई सुराग लगाने में सक्षम नहीं है। और बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में मीडिया के लिए हम ये जानकारी देते हैं कि वहाँ जनता फ्लैट बहुत सारा है। जनता फ्लैट में चोर भी रहते हैं और उसी जनता फ्लैट में सिपाही भी रहते हैं। तो चोर और सिपाही का सीधा संपर्क अगर देखना है तो आप बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के जनता फ्लैट में चले जाइए, तो स्वाभाविक रूप से चोर और को कहीं न कहीं सिपाही का भी समर्थन है।
वहीं मुंगेर जिले में 20 फर्जी जीएनएम पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि वेतन की राशि के रिकवरी के लिए सभी फर्जी जीएनएम को नोटिस भेजा जा चुका है। नोटिस के 10 दिन के अंदर जिनकी ओर से राशि जारी नहीं होगी उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। फर्जी जीएनएम नियुक्ति मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। जितने भी फर्जी जीएनएम है उस पर सर्टिफिकेट केस किया जाए। तो सर्टिफिकेट केस करने के पहले उस सबका लीगल नोटिस जा रहा है अभी कैलकुलेशन करके कि कौन कितना अमाउंट लिया है, और उस कैलकुलेशन के बाद हम लोग पहले लीगल नोटिस देंगे। लीगल नोटिस में 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर वो नहीं देने में है सक्षम तब उस पर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। यही कार्रवाई चल रही है। एक खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बिना बिजली कनेक्शन के स्कूल में सबमर्सिबल पंप लगा दिया गया और इस पंप से स्कूल में पानी नहीं आ रहा है। औराई प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरनी टोला में बिना बिजली कनेक्शन के सबमर्सिबल पंप लगाने के बाद पैसे की निकासी भी कर ली गई है। अब विभाग इस मामले की जांच करा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना बिजली कनेक्शन के स्कूल में सबमर्सिबल पंप कैसे लगा, किसने इसकी इजाजत दी, और जो पैसे सरकारी खजाने से निकाले गए उसमें किस किस ने हिस्सा बांटा। सर, जब वो आए थे लगवाने के लिए, अप्रैल का महीना था, तो उस वक्त बिजली के लिए अप्लाई हो चुकी थी। अच्छा। तो ये बात हुई थी कि ये बिजली आ ही जाएगी तो चलिए हम लगा देते हैं, तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। तो हम लोगों ने जांच करके रिपोर्ट दे दिया है ताकि वहाँ जो जो कमी हो, कुछ विद्यालय हों या फिर जो है औराई में हो अथवा अन्य किसी प्रखंड में, वहाँ पर वो समुचित व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर मुंगेर से आपको बताएं, जहां उद्घाटन के 13 दिन बाद भी मॉडल अस्पताल में इलाज शुरू नहीं किया जा सका है। सिविल सर्जन ने यह बताया कि अभी उन्हें नए भवन का हैंडओवर नहीं मिला है। मॉडल अस्पताल में ताला लटकने के कारण मरीजों को जांच और इलाज के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना पड़ता है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को सीएम नीतीश ने 32 करोड़ की लागत से बने 100 बेड के मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया था। हैंडओवर जिस दिन कर जाएगा हम नेक्स्ट डे से उसमें चालू कर देंगे। अभी एक फ्लोर बना दिया गया है, लेकिन और ऊपरी फ्लोर में अभी काम चल रहा है। हम लोग BMSICL से बात किए थे, उसका कहना है कि हम फरवरी के लास्ट तक आपको हैंडओवर कर। सीएम नीतीश इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान 18 फरवरी को कैमूर में सीएम नीतीश ने मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही उस पर काम भी शुरू हो गया। पटना से आई टीम ने जमीन का निरीक्षण किया। कैमूर डीएम ने बताया कि 25 एकड़ जमीन पर यहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और इसके लिए जमीन की पहचान कर ली गई है। मात्र 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग में घोषणा की थी कि इस जिला में कैमूर में भी एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, और 24 घंटे के अंदर जो यहाँ पर पूरे आप देख सकते हैं हमारे साथ GM हैं BMSICL के, वो पटना से आ चुके हैं। और इस ज़मीन का जो पूरा है आपके आसपास में, इस सभी पर जो है पूर्णतः खाली है। 25 एकड़ ज़मीन है, जो ये ज़मीन मेडिकल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाएगी, ताकि इस पर एक बड़ी सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले को दी है उसको निर्माण कराया जा सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। और महाकुंभ में अब सिर्फ 6 दिन ही शेष रह गए हैं और ऐसे में जो लोग अब तक संगम घाट पर डुबकी नहीं लगा पाए वो प्रयागराज जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ पटना में देखी जा रही है। पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर श्रद्धालु धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जो स्नान कर लौट रहे हैं वो अपने को बहुत ही भाग्यशाली मान रहे। और देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि झारखंड में 10वीं परीक्षा रद्द हो सकती है। देखिए, 10वीं साइंस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। पेपर लीक होने की सूचना पर जैक ने एक बैठक बुलाई है। आज हुई पहली पाली में देखिए 10वीं साइंस की परीक्षा को रद्द किया जा सकता है और गिरिडीह और कोडरमा के DEO को स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो आपको बताते चलें कि जो वायरल पेपर था वो क्वेश्चन पेपर सेम था जो कि मेन एग्जाम में पूछे गए। तो अब एक बैठक बुलाई गई है जैक की और DEO को भी जवाब मांगा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए, कहा जा रहा है 10वीं का परीक्षा रद्द किया जा सकता है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। निरंजन, देखिए, कहा जा रहा है कि 10वीं की परीक्षा रद्द की जा सकती है, पूरी जानकारी। जैसे ही मैंने परीक्षा समाप्त हुई सेंटर पर मैंने गया और छात्रों से मैंने बात की तो उन्होंने
हालांकि छात्र साफ तौर पर बताने से इनकार किया, लेकिन मैं हकीकत जानने की कोशिश की। जो कल क्वेश्चन मेरे सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और परीक्षा में जो आज क्वेश्चन पूछे गए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों का मिलान किया गया तो हूबहू क्वेश्चन मिले हैं। लेकिन इस संबंध में कोई भी आधिकारिक तौर पर बताने से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है। लेकिन अभी जैक बोर्ड के जैक का जो चेयरमैन है वो बैठक कर रहे हैं सेक्रेटरी के साथ, कई अधिकारियों के साथ। हो सकता है कि जो आज 10वीं की परीक्षा हुई है, फर्स्ट सिटिंग में पहली पाली में विज्ञान की परीक्षा हुई है, वह रद्द हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कल मैंने बात की थी इस पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैंने जाके खुद से सेंटर पर गया तो 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे, जो पूछे गए सवाल 1 से 30 नंबर तक, और मैंने जो मिलान किया है सारा का सारा क्वेश्चन मिल गया है। अब सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि आखिर ये लीक कहां से हुआ है। हालांकि गिरिडीह और कोडरमा दोनों के डीओ को इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं या मुख्य सचिव, उन्होंने सभी डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की और इस बात को लेकर के उन्होंने संज्ञान में लिया कि मामला कैसे है, कहां से लीक हो रहा है। ठीक है निरंजन, तो देखना होगा अब आगे की इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।